अगर आपको पता चले कि दुनिया खत्म होने वाली है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस लड़के ने कयामत आने से ठीक 3 दिन पहले शहर की सबसे ऊंची 100 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। हवा उसके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी। उसे पता था कि अगर वो सीधे जमीन पर गिरा तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, मांस का लोथड़ा बन जाएगा। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दीवानगी और खुशी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब से ठीक 3 दिन बाद आसमान से अनगिनत बैंगनी रंग के उल्कापिंड इस धरती पर गिरेंगे। इन उल्कापिंडों में एक ऐसा वायरस होगा जो दुनिया की 90% आबादी को खूंखार ज़ॉम्बी बना देगा। जानवर खूंखार राक्षसों में बदल जाएंगे जो इंसानों को अपना निवाला बनाएंगे। कयामत के उस खौफनाक दौर में केवल कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर जादुई शक्तियां जागृत होंगी। ये शक्तियां ज़ॉम्बी और राक्षसों के अंदर पाए जाने वाले क्रिस्टल को खाकर बढ़ाई जा सकती थीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हर इंसान की शक्ति जागृत होने का तरीका बिल्कुल अलग और अजीब होता था। पिछले जन्म में किसी की शक्ति मौत का सामना करने पर जागी थी, किसी की सोते हुए, तो किसी की टॉयलेट में बैठे बैठे। लेकिन उस लड़के आर्यन की कोई भी शक्ति पिछले जन्म में नहीं जागी थी। वो बस एक मामूली इंसान बनकर रह गया था, जिसे लोग कयामत के उस दौर में सिर्फ खून चूसने वाली ढाल समझते थे। पर अब कहानी बदल चुकी थी। आर्यन को मौत के बाद दूसरा जन्म मिल चुका था और इस बार उसे पता था कि शक्तियां कैसे हासिल करनी हैं। इस बार वो कयामत का सबसे ताकतवर इंसान बनने वाला था। 300 मीटर ऊंचे टावर से गिरते हुए जमीन अब बस कुछ ही सेकंड की दूरी पर थी। नीचे चींटियों की तरह दिख रहे लोग अब साफ नजर आने लगे थे। तभी आर्यन के कानों में एक गूंजती हुई जादुई आवाज सुनाई दी। सिस्टम की आवाज ने कहा, SSS ग्रेड ईश्वरीय शक्ति जागृत हो रही है। 7 महापाप। आर्यन की आंखें चमक उठी। सिस्टम की आवाज आगे बोली, अहंकार, परम ज्ञान, क्रोध, विनाशकारी गोरिल्ला, आलस्य, उड़ने वाला अमर पक्षी, लालच, रफ्तार का भेड़िया, पेटुपन, पत्थर का राक्षस, कामुकता, अभेद्य काला ड्रैगन। ये वो 7 खूंखार राक्षस थे जिन्होंने कभी देवताओं के खिलाफ बगावत की थी और आज उन 7 की ताकत आर्यन के शरीर में समा रही थी। जमीन अब आर्यन से बस कुछ ही फुट की दूरी पर थी। लोग चीखने लगे थे। उन्हें लगा कि अभी एक खौफनाक हादसा होने वाला है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वहां खून की कोई बूंद नहीं थी। आर्यन हवा में ही रुक गया था। वो जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैर रहा था। उसने अपने आलस्य वाले अमर पक्षी की उड़ान शक्ति का इस्तेमाल किया था। नीचे खड़े लोग आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। किसी का मुंह खुला का खुला रह गया तो कोई अपनी आंखें मलने लगा। एक आदमी ने हक्के बक्के होकर कहा, भाई साहब, क्या ये कोई जादू का खेल चल रहा है? पास ही गश्त लगा रहे एक पुलिस वाले ने तुरंत अपना वायरलेस रेडियो निकाला और घबराते हुए बोला, हेडक्वार्टर, यहाँ दक्षिण बाजार में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने अभी एक इंसान को हवा में उड़ते देखा है। आर्यन ने नीचे खड़ी उस हैरान भीड़ की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो सीधे आसमान की तरफ उड़ा और वहां से गायब हो गया। पीछे छोड़ गया तो बस जमीन पर लाल रंग के जादुई निशानों की एक झलक। कयामत आने में अब बस 3 दिन बचे थे। आर्यन जानता था कि ऐसे अजीबोगरीब वाक़े अब रोज होंगे, इसलिए अगर पुलिस उसके पीछे पड़ी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे अब अपनी तैयारी करनी थी। पिछले जन्म में कयामत के 5 साल उसने बहुत धक्के खाकर गुजारे थे। उसे अच्छी तरह पता था कि दुनिया खत्म होने के बाद सबसे जरूरी चीजें क्या होंगी, खाना, हथियार और पेट्रोल। और सबसे पहला नंबर था खाने का। आर्यन सीधा शहर की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री में पहुंचा। उसने अपनी जेब से एक लंबी सी लिस्ट निकाली और सीधा फैक्ट्री के मालिक के सामने रख दी। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, यह सारा सामान मुझे अगले 3 दिन के अंदर इस पते पर चाहिए। फैक्ट्री का मालिक पहले तो लिस्ट देखकर चौंक गया, फिर उसकी आंखें चमक उठी। मालिक ने खुशामद करते हुए कहा, अरे सर, ये सारा माल तो हमारे गोदाम में भरा पड़ा है। आप बेफिक्र रहिए, 3 दिन क्या, मैं कल तक सारा सामान आपके पते पे पहुंचा दूंगा। आर्यन ने बस हामी में सिर हिलाया और बिना कोई फालतू बात किए वहां से निकल गया। खाना और रोजमर्रा का सामान बुक करने के बाद आर्यन सीधा शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल पहुंचा। वहां जाकर उसने बिना भावताव किए सबसे आलीशान प्रेसिडेंशियल सूट 3 दिन के लिए बुक कर लिया। यही जगह अब उसका गोदाम और कयामत का पहला ठिकाना बनने वाली थी। अगली सुबह, जैसा कि तय था, फैक्ट्री का मालिक ट्रकों में भरकर सामान ले आया, लेकिन तभी बवाल हो गया। होटल के मैनेजर ने उन ट्रकों को गेट पर ही रोक लिया। मैनेजर ने अकड़ते हुए कहा, ये क्या तमाशा है? ये सब कूड़ा कचरा हमारे 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता। बाहर निकालो इन ट्रकों को। तभी आर्यन वहां पहुंच गया। उसके माथे पर शिकन आ गई। फैक्ट्री का मालिक आर्यन को देखकर जान में जान आते हुए उसकी तरफ भागा। मालिक ने परेशान होकर कहा, आर्यन सर, देखिए ना, ये आदमी हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। आर्यन ने मैनेजर की तरफ घूर कर देखा। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, यह सामान मैंने मंगवाया है और जहां तक मुझे पता है, नियम के हिसाब से मेरा सामान मेरे कमरे तक जाना चाहिए।
मैनेजर ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा और व्यंग्य कसते हुए बोला, नियम के हिसाब से बाहर का खाना और कुरियर जा सकता है, पर ये तो तुमने पूरी मंडी ही उठा ली है। तुम मुझे कोई मेहमान नहीं बल्कि कोई दंगाई लग रहे हो जो यहाँ तमाशा करने आया है। मैनेजर की बात सुनकर आसपास के लोग भी बाहर देखने लगे। बाहर 3 बड़े बड़े ट्रक खड़े थे जिनमें राशन और सामान ठसाठस भरा था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि ये बंदा होटल में रुकने आया है या इसे गोदाम बनाने। तभी भीड़ के पीछे से एक चुभने वाली आवाज आई। एक लड़की ने ताना मारते हुए कहा, अरे आर्यन, तुम यहाँ? आर्यन ने मुड़कर देखा। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसके साथ एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था जिसकी हाइट उस लड़की से भी कम थी। ये लड़की और कोई नहीं, आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड रिया थी और वो लड़का शहर का एक अमीर बिगड़ैल रईसज़ादा रोहन। रोहन ने रिया की बात सुनकर आर्यन की तरफ देखा और एक घटिया सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो, तो यही है वो तुम्हारा भिखारी एक्स बॉयफ्रेंड? तुमने तो कहा था कि इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, फिर ये मेरे परिवार के होटल में कैसे घुस आया? होटल का मैनेजर रोहन को देखते ही कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। उसने झुककर सलाम ठोका और फिर नमक मिर्च लगाकर सारी कहानी रोहन को सुना दी। अंत में उसने आर्यन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो ये वो सड़क छाप है जिसकी गर्लफ्रेंड आपने छीन ली थी रोहन सर। अब समझ आया, ये यहाँ रहने नहीं बल्कि आपसे बदला लेने के लिए तमाशा करने आया है। ये बात सुनकर वहां खड़े लोगों की नजरों में आर्यन के लिए नफरत और मजाक का भाव आ गया। रिया ने भी एक घमंडी मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ देखा। रिया ने नखरे दिखाते हुए कहा, आर्यन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। याद है जब मैं तुमसे कहती थी कि मुझे एक रात के लिए इस होटल में ले चलो तो तुम बहाने बनाते थे, और आज जब रोहन मुझे यहाँ लेकर आया है तो तुम जल भुनकर यहाँ तमाशा करने आ गए। आर्यन एक पल के लिए शांत रहा, फिर उसे हंसी आ गई। आर्यन ने बेपरवाही से कहा, मैं तुमसे जलूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पास तुम जैसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, रास्ता छोड़ो। तभी रिसेप्शन से एक नई लड़की घबराती हुई वहां आई। रिसेप्शनिस्ट ने डरते डरते कहा, मैनेजर सर, रोहन सर ये सच कह रहे हैं। इन्होंने सच में 3 दिन के लिए प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया है और वो सूट बिल्कुल रोहन सर के कमरे के बगल वाला ही है। ये सुनते ही मैनेजर का चेहरा लाल हो गया। उसने बिना सोचे समझे उस बेचारी रिसेप्शनिस्ट के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की आवाज से पूरा हॉल सन्न रह गया। मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा, तू आज ही काम पर आई है क्या? ऐसे सड़कछाप भिखारियों को प्रेसिडेंशियल सूट दे दिया? तूने देखा नहीं इसके कपड़े? ये रोहन सर को परेशान करने आया है और तूने इसे उन्हीं के बगल वाला कमरा दे दिया। थप्पड़ खाकर वो बेचारी लड़की अपना गाल पकड़े रोने लगी, पर डर के मारे उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। इस तमाशे को देखकर रिया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। रिया ने चीखते हुए कहा, आर्यन, ये कैसी घटिया हरकत है? तुम एक नंबर के पागल और सनकी हो गए हो। रोहन ने भी अपनी कॉलर ठीक करते हुए एक खौफनाक मुस्कान दी। रोहन ने धौंस जमाते हुए कहा, आर्यन, रिया ने मुझे बताया था कि तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। तुम जैसे लावारिस अनाथों से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है, पर कान खोलकर सुन ले, मेरी जगह पर आकर ये नीच हरकतें करने की तेरी औकात नहीं है। लावारिस और अनाथ, ये शब्द सुनते ही आर्यन की आंखों में जो बेपरवाही थी वो अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक खौफनाक, खून जमा देने वाली हत्यारी चमक ने ले ली। आर्यन ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। अगले ही पल हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी। रोहन का शरीर किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में उछला और कई फुट दूर जाकर जमीन पर औंधे मुंह गिरा। आर्यन ने अपने अंदर की क्रोध वाली शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो एक खूंखार जानवर की तरह भारी कदमों से रोहन की तरफ बढ़ने लगा। रोहन जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने दहशत भरी नजरों से आर्यन को अपनी तरफ आते देखा। रोहन ने कांपते हुए चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, बचाओ मुझे। मैनेजर की भी हवा टाइट हो चुकी थी। वो पागलों की तरह चीखने लगा। मैनेजर ने चिल्लाकर कहा, अबे क्या खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? पकड़ो इस जंगली को, रोहन सर को बचाओ। मैनेजर का हुक्म सुनते ही एक दर्जन हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथों में लोहे के डंडे लेकर आर्यन की तरफ झपटे, पर उन्हें क्या पता था कि वो किसी इंसान से नहीं, एक मॉन्स्टर से पंगा ले रहे थे। आर्यन ने बिना कोई खास मेहनत किए बस अपने हाथों से उन गार्ड्स को खिलौनों की तरह हवा में उछाल दिया। किसी का जबड़ा टूटा तो किसी की पसलियां। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आर्यन ने उनके लोहे के मोटे डंडों को अपने नंगे हाथों से गाजर मूली की तरह तोड़कर फेंक दिया। महज कुछ सेकंड के अंदर वो सारे खूंखार गार्ड जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। आर्यन उन गार्ड्स के शरीरों के ऊपर से कदम रखता हुआ सीधा रोहन के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से रिया की कांपती हुई तीखी आवाज आई। रिया ने खौफ से चीखते हुए कहा, आर्यन, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? आर्यन ने रिया की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। उसकी नजरें सिर्फ रोहन पर गड़ी थीं।
आर्यन के शरीर से निकल रही जानलेवा आभा सीधे रोहन के दिल को चीर रही थी। रोहन की हालत खराब हो चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और पसीने से लथपथ होकर हाथ जोड़ने लगा। रोहन ने रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, आर्यन, आर्यन भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी, मुझे तुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। बस मुझे जान से मत मारना, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। रोहन की ये हालत देखकर आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों का लाल रंग थोड़ा कम हुआ। आर्यन ने मन ही मन सोचा, लगता है इस क्रोध वाली शक्ति ने मेरे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर डाल दिया था। पर कमाल है, विनाशकारी गोरिल्ला की यह ताकत सच में लाजवाब है। मैंने तो अपनी ताकत का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल किया था और ये लोहे के डंडे ऐसे टूट गए जैसे माचिस की तीलियां हों। ईश्वरीय शक्तियां सच में बवाल चीज हैं। आर्यन ने फिर से जमीन पर कांपते हुए रोहन की तरफ देखा। रोहन अब सच में एक कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। रोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आर्यन भाई, तू बड़ा दिल रख, मुझे छोड़ दे, मैं कसम खाता हूं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। और ये रिया है ना, तू इसे वापस ले ले, ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट। ये सुनते ही रिया वहीं सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जो रोहन 2 मिनट पहले हवा में उड़ रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी कचरे की तरह आर्यन को सौंप रहा था। पर जमीन पर पड़े उन कराहते हुए गार्ड्स को देखकर रिया के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं बची। आर्यन ने एक ठहाका लगाया और नफरत भरी नजरों से रिया को देखा। आर्यन ने हिकारत से कहा, ऐसी बिकाऊ औरत तू अपने पास ही रख रोहन, मुझे कूड़ा उठाने का कोई शौक नहीं है। ये बात रिया के दिल पर तीर की तरह लगी। उसका घमंड चूर चूर हो गया। रिया ने गुस्से और बौखलाहट में चिल्लाकर कहा, आर्यन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कूड़ा कहने की? तू खुद एक नंबर का भिखारी है, मैं तो वैसे भी तेरे साथ कभी नहीं रहना चाहती थी। इससे पहले कि तमाशा और बढ़ता, बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। कुछ ही पलों में पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से हथियार बंद पुलिस वाले अंदर घुसे। पुलिस के कैप्टन ने हालात देखकर सख्ती से पूछा, हमने सुना है यहाँ कोई दंगा फसाद हो रहा है, ये सब क्या है? कैप्टन की नजर जमीन पर पड़े उन खून से लथपथ गार्ड्स और टूटे हुए लोहे के डंडों पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस को देखकर रोहन की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक जागी। उसने अपना मुंह खोला ही था कुछ कहने के लिए, तभी उसे महसूस हुआ कि आर्यन की बर्फ जैसी ठंडी और खौफनाक नजरें उस पर गड़ी हैं। रोहन की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि अगर उसने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो ये पुलिस वाले उसे आर्यन के हाथों मरने से नहीं बचा पाएंगे। अगले ही पल रोहन के चेहरे पर एक झूठी फटीचर सी मुस्कान आ गई। रोहन ने पुलिस वालों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अरे सर, दंगा? कैसा दंगा? हम तो यहाँ बस एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शायद किसी बाहर वाले ने गलत समझकर आपको फोन कर दिया। ये सब नकली खून है सर। पुलिस कैप्टन ने पहले रोहन को हैरानी से देखा, फिर आर्यन की तरफ देखा। उसे दाल में कुछ काला लगा, पर फिर उसने पीछे मुड़कर अपने सिपाहियों को इशारा किया। कैप्टन ने आदेश देते हुए कहा, चलो वापस चलो, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। एक युवा सिपाही ने झिझकते हुए धीरे से पूछा, पर सर, जमीन पर साफ साफ खून पड़ा है, ये कोई शूटिंग नहीं लग रही। कैप्टन ने उसे डांटते हुए धीरे से कहा, चुप कर। वो लड़का रोहन है, शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा। अगर वो मार खाकर भी झूठ बोल रहा है तो समझ लें जिससे वो भिड़ा है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। शहर में वैसे ही बहुत बवाल चल रहे हैं, हमें इन रईसों के लफड़ों में नहीं पड़ना है। पुलिस के जाते ही आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर रोहन के कंधे पर जोर से हाथ मारा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया एक्टिंग की तूने। तो अब क्या मेरा सामान मेरे कमरे में जा सकता है? रोहन ने डर के मारे जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आपका सामान अभी आपके कमरे में पहुंच जाएगा भाई साहब। ठीक 1 घंटे बाद आर्यन का सारा राशन और हथियार उस आलीशान प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंच चुके थे। आर्यन कमरे की बड़ी सी कांच की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर शहर को देख रहा था। कयामत आने में अब सिर्फ 2.5 दिन बचे थे। खाने और रहने का इंतजाम तो हो गया था। अब वक्त था पुराने जन्म के कुछ हिसाब चुकता करने का। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में पिछले जन्म की खौफनाक यादें ताज़ा होने लगीं। पिछले जन्म में वो 5 साल तक सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाया था क्योंकि एक लड़की ने उसकी बहुत मदद की थी। उस लड़की का नाम था अंजलि। अंजलि के पास एक बेहद दुर्लभ और ताकतवर S क्लास शक्ति थी, भविष्यवाणी। वो भविष्य देख सकती थी। लोग उसे ब्लाइंड गर्ल यानी अंधी लड़की कहते थे क्योंकि उसकी आंखें देख नहीं सकती थीं। लेकिन उस नेक दिल लड़की की किस्मत बहुत बुरी थी। विक्रम और विशाखा नाम के 2 शातिर भाई बहनों ने साजिश रचकर अंजलि को बेरहमी से मार डाला था। और पिछले जन्म में आर्यन इतना कमजोर था कि वो अंजलि के लिए कुछ नहीं कर पाया था। आर्यन को अंजलि का चेहरा ठीक से याद नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे पर एक काले रंग का नकाब पहनकर रखती थी, पर उसकी वो खाली बेजान आंखें आर्यन कभी नहीं भूल सकता था। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक म्यूजिक क्लास में बहुत ही सुरीली पियानो की धुन गूंज रही थी। सफेद रंग की ड्रेस पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की पियानो बजा रही थी।
उसके पीछे बैठे छोटे छोटे बच्चे उस धुन में खोए हुए थे। उस लड़की को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी परी से कम नहीं है। लेकिन अचानक म्यूजिक क्लास का दरवाजा जोर से खुला। गुस्से से तमतमाते हुए कुछ लोगों की भीड़ अंदर घुस आई। ये बच्चों के माता पिता थे। एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वाह रे वाह, एडमिशन के वक्त तो बड़े बड़े वादे किए थे, आज पता चला कि ये टीचर तो खुद अंधी है। एक अंधी लड़की हमारे बच्चों को क्या खाक सिखाएगी। इस भीड़ में ज्यादातर अमीर घरों के लोग थे और उनके साथ कुछ गुंडे भी थे जिन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। पियानो की आवाज रुक गई। वो लड़की धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा चांद जैसा खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वो आंखें बिल्कुल सफेद और बेजान थीं, जैसे किसी सूखे हुए कुएं में झांक रहे हों। ये अंजलि थी। भीड़ में से एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली अमीर औरत आगे आई। उसका नाम कामिनी था। कामिनी ने अंजलि का हाथ जोर से पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, ऐ अंधी, मुझे मेरा पैसा अभी के अभी वापस चाहिए, और अगर तूने आनाकानी की तो मैं तेरा ये स्कूल बंद करवा दूंगी, समझा। अंजलि हालांकि देख नहीं सकती थी, पर वो उन लोगों के गंदे इरादों और गुस्से को महसूस कर रही थी। अंजलि ने घबराते हुए कहा, देखिए मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं चटाक। इससे पहले कि अंजलि अपनी बात पूरी कर पाती, कामिनी ने उसके खूबसूरत चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अंजलि का गाल लाल हो गया और वो दर्द से कराह उठी। कामिनी ने जहर उगलते हुए कहा, तू क्या बोलेगी रे? मुझे तो पहले ही शक था कि तेरे जैसी सड़कछाप लड़की इतना बड़ा म्यूजिक स्कूल कैसे खोल सकती है। जरूर तूने किसी अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाया होगा। कामिनी यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, और तो और, तूने सबसे ये बात छिपाई कि तू अंधी है। ये तो सरासर धोखा है। मैं चाहूं तो तुझे जेल भिजवा सकती हूं। ये सुनकर अंजलि के पसीने छूटने लगे। अंजलि ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपको बाकी की फीस लौटा दूंगी, पर प्लीज मुझ पर पुलिस केस मत कीजिए। कामिनी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, अरे वाह, जब तूने मेरे पति को फंसाया था तब तो बहुत मजा आ रहा था ना, अब रोने का नाटक कर रही है। अंजलि पूरी तरह टूट चुकी थी। अंजलि ने रोते हुए कहा, आपके पति? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कामिनी ने अपने पर्स से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। उसकी आंखों में पागलपन था। कामिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुझे तेरी इस खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? आज मैं इस चेहरे का वो हाल करूंगी कि कोई कुत्ता भी तेरी तरफ नहीं देखेगा। चाकू की ठंडी धार जैसे ही अंजलि के गाल को छूने लगी, अंजलि समझ गई कि ये औरत सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने आई है। अंजलि ने बेबसी में अपनी अंधी आंखें बंद कर ली और उसके गालों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी धड़ाम, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। म्यूजिक क्लास का वो मोटा लकड़ी का दरवाजा, जिसे गुंडों ने बंद किया था, बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बंट गया और हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। दरवाजे के पास खड़े गुंडे किसी फुटबॉल की तरह उड़ते हुए दीवारों से जा टकराए। उनके मुंह से खून के फव्वारे फूट पड़े। वहां खड़ा हर इंसान दहशत से कांप उठा। धुएं के बीच से एक परछाई अंदर आई। आर्यन ने एक खौफनाक आवाज में कहा, यहां तो बड़ा मजा चल रहा है। पर जैसे ही आर्यन की नजर अंजलि के चेहरे पर पड़ी, जहां कामिनी के थप्पड़ का लाल निशान साफ दिख रहा था, आर्यन का खून खौल उठा। आर्यन ने मन ही मन सोचा, तो ये बात थी। पिछले जन्म में अंजलि हमेशा नकाब इसलिए पहनती थी क्योंकि आज के दिन इस चुड़ैल ने उसका चेहरा खराब कर दिया था। आर्यन भारी कदमों से चलता हुआ सीधा उस खौफनाक औरत कामिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया। आर्यन ने बर्फ से भी ठंडी आवाज में पूछा, ये थप्पड़ किसने मारा? कामिनी पहले तो डरी, पर फिर अपने घमंड में आकर बोली, मैंने मारा। तू कौन है बे? तू भी इसी अंधी का कोई आशिक है क्या? कामिनी ने सीना तानते हुए आगे कहा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूं। अगर तू यहां से अभी नहीं गया तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी। आर्यन की आंखों में एक राक्षसी चमक आ गई। आर्यन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मुझे धमकियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आर्यन ने जमीन पर पड़े उन खून से लथपथ गुंडों की तरफ देखा। आर्यन ने उन गुंडों से कहा, तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो या मरना? गुंडों ने डर के मारे अपने हाथ जोड़ लिए। आर्यन ने कामिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर जाओ और इस मैडम की अच्छे से खातिरदारी करो। जब तक ये पूरी तरह टूट ना जाए तब तक रुकना मत। कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कामिनी ने घबराते हुए चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। एक गुंडे ने अपना खून थूकते हुए कहा, माफ करना मैडम, हमें अपनी जान ज्यादा प्यारी है। कामिनी चीखती रही, गालियां देती रही, पर गुंडों ने उसे घेर लिया। कामिनी ने पीछे हटते हुए जहरीली आवाज में चिल्लाया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम सब मारे जाओगे। आर्यन ने बेपरवाही से कहा, तू जिंदा बचेगी तब ना। आर्यन ने कोने में दुबके हुए बाकी डरपोक माता पिता को एक नजर देखा, जिससे उनकी सांसें अटक गईं। फिर वो धीरे से अंजलि के पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और वहां से निकल गया। पीछे बस कामिनी की चीखें गूंज रही थीं।
आर्यन सीधा अपने होटल पहुंचा और अंजलि को आराम से उस बड़े से बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर की नरमी महसूस होते ही अंजलि डर के मारे सिकुड़ गई और खिसक कर बिस्तर के कोने में जा बैठी। वो अभी भी कांप रही थी। आर्यन ने एक कदम पीछे लिया। आर्यन ने नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पास से देखने पर अंजलि सच में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। आर्यन समझ गया कि वो डायन कामिनी इसकी खूबसूरती से ही जलती थी। अंजलि खामोश रही, वो डरी हुई थी। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम यहां आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जैसे ही आर्यन मुड़ा, अंजलि ने कांपती हुई आवाज में पूछा, रुकिए, मुझे यहां कब तक रहना होगा? आर्यन ने बिना मुड़े कहा, 3 दिन। अंजलि ने पूछा, क्या 3 दिन में पुलिस का मामला शांत हो जाएगा? आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें पुलिस से नहीं बचा रहा, हम 3 दिन तक एक नए युग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर आर्यन कमरे से बाहर निकल गया। अब आर्यन का अगला ठिकाना था शहर का पुराना और मशहूर एंटीक बाजार, यानी पुरानी चीजों का बाजार। ये बाजार हमेशा भीड़ से भरा रहता था। आर्यन यहाँ एक खास मकसद से आया था। कयामत आने के बाद सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं, बल्कि कुछ पुरानी चीजें और हथियार भी जादुई शक्तियों से भर जाने वाले थे। आर्यन को एक ऐसी ही पुरानी तलवार की तलाश थी जिसका नाम था पवन रक्षक। कयामत के शुरुआती दौर में जो सबसे पहला देवता रूपी राक्षस धरती पर उतरेगा, उसे मारने के लिए यही तलवार काम आने वाली थी। आर्यन बाजार में घूमता रहा। दुकानदार उसे अपनी अपनी चीजें दिखाकर बुलाते रहे। आर्यन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। काफी देर घूमने के बाद अचानक उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां एक बहुत ही पुरानी जंग लगी हुई लंबी तलवार रखी थी। उसे देखते ही आर्यन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। यही थी वो तलवार। आर्यन सीधा उस दुकान पर गया और बिना हिचकिचाए वो तलवार उठा ली। आर्यन ने पूछा, ये कितने की है? दुकानदार ने आर्यन के कपड़े देखे और उसे कोई अमीर मुर्गा समझकर 3 उंगलियां दिखा दी। दुकानदार ने कहा, 30,000। 1 रुपया कम नहीं लूंगा। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता, पीछे से एक लड़की की तेज आवाज आई। एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, भैया 30,000 में दूंगी, ये तलवार मुझे दे दो। आर्यन ने मुड़कर देखा। वहां एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी और उसके साथ एक हैंडसम लड़का था। आर्यन इस लड़की को पहचानता था। इसका नाम शिखा था। पिछले जन्म में यह तलवार इसी शिखा को मिली थी और वो बहुत ताकतवर बन गई थी, पर इस जन्म में बाजी आर्यन के हाथ में थी। आर्यन ने शिखा को घूर कर देखा। आर्यन ने रूखी आवाज में कहा, माफ करना, जो पहले आया सामान उसका हुआ, ये तलवार मेरी है। ये कहकर आर्यन ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर दुकानदार के मुंह पर मारा। शिखा ने एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए आर्यन से विनती की। शिखा ने मिन्नत करते हुए कहा, देखिए ना, मेरे पापा का 50वां जन्मदिन है, उन्हें पुरानी चीजों का बहुत शौक है, क्या आप प्लीज ये तलवार मुझे बेच सकते हैं? आर्यन ने उसे ऐसा इग्नोर किया जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो। आर्यन ने सीधा दुकानदार से कहा, क्या तुम इस तलवार की धार तेज कर सकते हो? दुकानदार और शिखा दोनों आर्यन का ये रूखापन देखकर हक्के बक्के रह गए। दुकानदार ने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, मुझे तो आपको ये तलवार देने में ही डर लग रहा है। खैर, पैसे का जोर था। कुछ ही देर बाद आर्यन उस जंग लगी तलवार को एक नई धार देकर बाहर निकला। शिखा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और आर्यन के पीछे पीछे आ रही थी। आर्यन बाजार से निकलकर एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी अचानक उसके सामने कुछ लंबे चौड़े खूंखार शक्ल वाले गुंडे आ खड़े हुए। आर्यन ने एक ही नजर में समझ लिया कि ये गुंडे उसी रोहन के भेजे हुए हैं जिसे उसने सुबह होटल में पीटा था। गुंडों के लीडर ने एक घटिया मुस्कान के साथ कहा, तू ही है ना आर्यन, चल हमारे साथ, तुझे रोहन भाई ने याद किया है। वो लीडर आर्यन का कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आर्यन ने एक ठंडी सांस ली। आर्यन ने मन ही मन सोचा, एक तलवार खरीदने भी शांति से नहीं आ सकता क्या? चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने इस नई तलवार की धार चेक हो जाएगी। आर्यन ने तलवार पर लपेटा हुआ कपड़ा हटाया। रात का समय था और आसमान में एक अजीब सा लाल चांद निकल आया था। उस लाल रोशनी में तलवार की तेज धार और भी खौफनाक लग रही थी। गुंडों का लीडर ये देखकर जोर से हंस पड़ा। लीडर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे ओए बच्चे, तू क्या हमें इस पुरानी लोहे की पत्ती से डराएगा? तुझे ये चलानी आती भी? उसकी बात कभी पूरी नहीं हो पाई। एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। अगले ही पल उस गुंडे के कंधे से खून का एक फव्वारा कई फुट दूर तक उछला। गली के बाहर खड़ी शिखा और उसके साथ आया लड़का ये खौफनाक मंजर देखकर सुन्न पड़ गए। वो लड़का तो खून देखते ही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। शिखा की भी टांगें कांपने लगीं और वो जमीन पर बैठ गईं। गली के अंदर आर्यन एक मौत के देवता की तरह नाच रहा था। खचाक खचाक, एक के बाद एक वो हट्टे कट्टे गुंडे जमीन पर गिरते जा रहे थे। किसी का हाथ कटकर दूर गिर रहा था तो किसी की नसों को आर्यन ने अपनी तलवार से चीर दिया था। वो तड़प रहे थे, खून से लथपथ थे और अब वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। पूरा खेल महज 10 सेकंड में खत्म हो गया।
आर्यन बहुत ही सुकून से मुड़ा और धीरे धीरे चलकर शिखा के सामने आया। शिखा की आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो ऐसे कांप रही थीं जैसे उसे ठंड लग गई हो। शिखा ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक टिश्यू पेपर निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। आर्यन ने बिना कोई भाव दिखाए वो पेपर लिया, अपनी तलवार से खून पोंछा और उसे वापस म्यान में रख लिया। आर्यन ने शिखा की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने आज यहाँ कुछ नहीं देखा, समझ गई? शिखा ने किसी डरी हुई मुर्गी की तरह तेजी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन मुस्कुराया और गली से बाहर निकल गया। उसने आसमान में चमकते उस अजीब लाल चांद को देखा। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, इंसानों की दुनिया की ये आखिरी रात है। मुझे तो अभी से मजा आने लगा है। होटल वापस पहुंचने पर आर्यन ने देखा कि अंजलि उस बड़े से बिस्तर पर सुकून से सो रही है। उसे सोते हुए देखकर आर्यन की आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। पिछले जन्म में इसी अंजलि ने आर्यन की 4 साल तक देखभाल की थी। अपनी भविष्य देखने वाली शक्ति की वजह से अंजलि कयामत के दौर में बहुत अहम इंसान बन गई थी। लेकिन विक्रम और विशाखा, जो अंजलि की शक्तियों से जलते थे, उन्होंने जानबूझकर अंजलि को एक ऐसे मिशन पर भेजा था जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाई। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। आर्यन ने खुद से वादा करते हुए सोचा, मेरे पिछले जन्म का दर्द और अंजलि की मौत। विक्रम, इन सब का हिसाब मैं तुम्हारे पूरे परिवार के खून से लूंगा। और कल ही विक्रम इस शहर में आने वाला है। तभी अंजलि की नींद खुल गई। आर्यन के चेहरे पर वापस वो नरम मुस्कान आ गई। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है? अंजलि कुछ झिझक रही थी। वो अपनी ड्रेस का किनारा अपनी उंगलियों में घुमा रही थी। आर्यन ने कहा, जो भी बात है बेझिझक बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अंजलि ने धीरे से कहा, वो मेरे घर पर मेरी एक छोटी सी बिल्ली है। वो बचपन से मेरे साथ है। उसने कल से कुछ नहीं खाया होगा। क्या आप मुझे कुछ देर के लिए मेरे घर छोड़ सकते हैं? ये सुनते ही आर्यन की हंसी छूट गई। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वापस भेजना तो मुमकिन नहीं है, कम से कम कल तक तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी उस बिल्ली को यहाँ जरूर ला सकता हूँ। अंजलि ने खुश होकर सिर हिला दिया। अगली सुबह आर्यन अंजलि के बताए पते पर उसके छोटे से घर पहुंचा। खिड़की के पास एक बिल्कुल सफेद रंग की छोटी सी बिल्ली बैठी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो तुरंत मुड़ी और आर्यन को देखते ही उसने अपने बाल खड़े कर लिए। वो किसी शेरनी की तरह फुफकारने लगी। लेकिन जैसे ही आर्यन की नजर उस बिल्ली पर पड़ी, उसके पसीने छूट गए। वो कोई आम बिल्ली नहीं थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो भविष्य का वो खूंखार सफेद बाघ है। ये वही बाघ है जिसने कयामत के वक्त देवताओं तक की धज्जियां उड़ा दी थीं। पिछले जन्म में आर्यन अंजलि से कयामत के 5 महीने बाद मिला था। तब तक ये सफेद बाघ बाकी राक्षसों से लड़ते हुए मारा जा चुका था। इसलिए अंजलि ने कभी आर्यन को अपनी इस बिल्ली के बारे में नहीं बताया था। अभी वो बिल्ली पूरी तरह से जानवर में नहीं बदली थी, लेकिन उसके माथे पर एक अजीब सा जादुई निशान उभरने लगा था। ये म्यूटेशन यानी बदलाव की शुरुआत थी। आर्यन ने उस खूंखार बिल्ली की तरफ देखकर एक शरारती मुस्कान दी। आर्यन ने कहा, मेरे छोटे दोस्त, अभी तुम मुझसे पंगा लेने के लायक नहीं हो। अगले ही सेकंड बिजली की रफ्तार से आर्यन आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो बिल्ली कुछ समझ पाती, आर्यन ने उसकी गर्दन दबोची और उसे एक पिंजरे में ठूंस दिया। बिल्ली को लेकर आर्यन सीधा होटल नहीं गया। कयामत आने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे। उसने शहर की उन जगहों का मुआयना करना शुरू किया जो कयामत के बाद सबसे खौफनाक जगहें बनने वाली थीं। सबसे पहले वो सेंचुरी मॉल के पास गया। यही वो जगह थी जहां कल शहर का पहला उल्कापिंड गिरने वाला था और यहीं से वो ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैलने वाला था। फिर वो शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के पास पहुंचा। ये कोई मामूली जंगल नहीं था। यहीं पर पिछले जन्म में एक ऐसा खौफनाक नरभक्षी फूल पैदा हुआ था जिसने पूरी की पूरी सेना को निगल लिया था और शहर का सबसे खूंखार राक्षस बन गया था। आर्यन ने जंगल के अंदर जाकर उस फूल को देखा। वो फूल अभी से आकार में बड़ा होने लगा था और आर्यन को देखते ही उसने अपना खौफनाक मुंह खोल लिया। आर्यन ने बस एक ठंडी हंसी और वहां से लौट आया। फिर उसने पास के एक पहाड़ को देखा जहां भविष्य का सबसे खतरनाक म्यूटेंट बाज पैदा होने वाला था। शहर का पूरा नक्शा और खतरे आर्यन के दिमाग में छप चुके थे और अब दिन के आखिर में आर्यन का आखिरी पड़ाव था शहर का सबसे बड़ा और महंगा नाइट क्लब, जो कि विक्रम के परिवार का था। क्लब के बाहर बहुत सारी महंगी काली गाड़ियां खड़ी थीं। आर्यन समझ गया कि जिसका वो इंतजार कर रहा था वो शिकार अंदर ही है। आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने बिल्ली वाले पिंजरे को जमीन पर रखा और अपनी गर्दन चटकाते हुए सीधा क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पर खड़े हट्टे कट्टे बाउंसरों ने उसे रोक लिया। एक बाउंसर ने सीना तानते हुए कहा, ओए, कहां जा रहा है? आज क्लब किसी आम आदमी के लिए नहीं खुला है, लौट जा। आर्यन की आंखों में मौत का सन्नाटा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा अपना मुक्का उठाया और हवा को चीरते हुए पहले बाउंसर के मुंह पर जड़ दिया। अगले ही पल वहां सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाजें, चीख पुकार और रहम की भीख मांगने की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ ही मिनटों बाद आर्यन ने जमीन से बिल्ली का पिंजरा उठाया,
उसके कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं था। उसने क्लब के अंदर कदम रखा और पीछे गेट पर वो सारे खूंखार बाउंसर किसी मरे हुए सूअर की तरह जमीन पर ढेर पड़े थे। कयामत का खेल अब शुरू होने वाला था और आर्यन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। क्लब के उस आलीशान और महंगे वीआईपी कमरे में माहौल पूरी तरह से रंगीन था। शहर के सबसे बड़े रईसों में गिने जाने वाला विक्रम सोफे पर लेटा हुआ था। धड़ाम! कमरे के एक कोने में सोफे पर बैठा विक्रम और दरवाजे की चौखट पर खड़ा मौत का देवता आर्यन। धूल जैसे जैसे छंटी, आर्यन और विक्रम की नजरें एक दूसरे से टकराईं। वो पल ऐसा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। कमरे में इतनी गहरी शांति छा गई थी कि विक्रम को अपने दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन की नजरें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। वो विक्रम को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी पिंजरे में फंसे एक कमजोर चूहे को देखता है। विक्रम ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की और सीना तानकर चिल्लाया, तू कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बहुत ही शांत कदमों से विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की हर एक आवाज विक्रम के दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रही थी। आर्यन ने एक खौफनाक आवाज में कहा, मुझे अच्छे से पता है तू कौन है विक्रम, और मैं बहुत लंबे समय से तेरा ही इंतजार कर रहा था। विक्रम का गला सूखने लगा। उसने अपने बाउंसर्स को आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था कि आर्यन अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल विक्रम को महसूस हुआ कि लोहे के किसी भारी शिकंजे ने उसकी गर्दन दबोच ली है। आर्यन ने विक्रम को एक ही हाथ से हवा में उठा लिया और पूरी ताकत के साथ कांच की उस महंगी टेबल पर दे मारा। टेबल चकनाचूर हो गई और कांच के टुकड़े विक्रम के शरीर में घुस गए। विक्रम के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। विक्रम अब बुरी तरह से कांप रहा था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ हवा हो चुकी थी। विक्रम ने जमीन पर रेंगते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई मेरी बात सुन। तुझे क्या चाहिए? पैसे? प्रॉपर्टी? तू जो मांगेगा मैं दूंगा, बस मुझे जान से मत मार। अब रहम की भीख मांग रहा है कमीने? पिछले जन्म में जब तूने और तेरी बहन ने अंजलि को मौत के घाट उतारा था, तब तुम्हारा ये रहम कहां था? अगर तू अभी चुपचाप मर गया तो मैं तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। इसलिए अपना मुंह बंद रख और अपनी बहन को फोन लगा। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन किस पिछले जन्म और किस अंजलि की बात कर रहा है, पर आर्यन की आंखों में दिख रही मौत ने उसे ऐसा डरा दिया था कि उसके कांपते हाथों ने तुरंत अपना फोन निकाला और विशाखा का नंबर डायल कर दिया। आर्यन ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से विशाखा की तीखी और घमंडी आवाज गूंजी। विशाखा ने चिढ़ते हुए कहा, विक्रम, तू फिर से कहां आवारागर्दी कर रहा है? तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं काम कर रही हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। आर्यन ने फोन अपने हाथ में ले लिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। आर्यन ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक लहजे में कहा, विशाखा, तुम्हारी ये अकड़ अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। तुम्हारा सबसे बुरा सपना अब बस शुरू ही हुआ है। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। विशाखा की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। विशाखा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे भाई को क्या किया है? अगर तुमने मेरे भाई को खरोंच भी पहुंचाई ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। आर्यन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आर्यन ने जहर उगलते हुए कहा, ज्यादा उतावली मत हो विशाखा। तेरा ये नाकारा भाई तो बस एक शुरुआत है। बहुत जल्द मैं तुझे भी उस दर्द का एहसास कराऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जब एक इंसान खून पीने वाला ज़ॉम्बी बन जाता है तो कैसा लगता है। इंतजार करना मेरा। इतना कहकर आर्यन ने फोन जमीन पर फेंका और उसे अपने जूतों से कुचल दिया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया था कि आर्यन उसे नहीं छोड़ने वाला। विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी बार आर्यन के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने बिना कोई दया दिखाए अपनी पुरानी तलवार पवन रक्षक निकाली और एक ही झटके में विक्रम का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर जैसे ही आर्यन ने क्लब के बाहर कदम रखा, बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। आसमान, जो कुछ देर पहले काला था, अब खौफनाक खून जैसे लाल रंग में बदल चुका था। बादलों को चीरते हुए अनगिनत बड़े बड़े बैंगनी रंग के उल्कापिंड आग के गोलों की तरह धरती पर गिर रहे थे। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ था। सायरन की आवाज़ें, लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें और कारों के टकराने की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं। हवा में अजीब से विशालकाय चमगादड़ उड़ रहे थे जो सीधे इंसानों पर हमला कर रहे थे। सड़कों पर जो लोग कुछ देर पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, वो अब पागलों की तरह एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे थे। दुनिया सच में नर्क बन चुकी थी। कयामत आ चुकी थी। तभी आर्यन के हाथ में मौजूद पिंजरे से एक बहुत ही खौफनाक और भारी गुर्राहट की आवाज आई। आर्यन ने नीचे देखा। पिंजरे में बंद वो सफेद बिल्ली अब कोई मासूम जानवर नहीं लग रही थी। उल्का पिंडों से निकल रहे वायरस ने उस पर असर करना शुरू कर दिया था। उसका शरीर सूजने लगा था और उसकी आंखों में एक खूनी लाल रंग चमक रहा था। वो म्यूटेट हो रही थी। आर्यन ने पिंजरे को जमीन पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें भी म्यूटेट होकर बाहर आना है? ठीक है,
मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम्हें हर हाल में मेरे साथ वापस अंजलि के पास चलना होगा। बिल्ली की आंखों में एक पल के लिए बगावत की चिंगारी उठी। वो एक भावी सम्राट जानवर थी। वो किसी इंसान के आगे झुकना नहीं चाहती थी। पर अगले ही पल आर्यन के पीछे से एक भद्दा और खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ता झपटा। आर्यन ने अपनी जगह से हिले बिना पलक झपकते ही अपनी तलवार घुमाई। खचाक! वो खूंखार कुत्ता बीच से दो हिस्सों में कटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका काला खून बिल्ली के पिंजरे पर जा गिरा। ये खौफनाक नज़ारा देखकर उस सफ़ेद बिल्ली की सारी अकड़ हवा हो गई। इंसानियत के अंदाज में उसने डर के मारे अपना थूक गटका। बगावत की जगह उसकी आंखों में खौफ आ गया। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया और एक आम बिल्ली की तरह धीमी सी आवाज़ निकाली। आर्यन हंस पड़ा। आर्यन ने कहा, वाह, तो तुम्हें अभी भी आम बिल्लियों की तरह आवाज़ निकालनी आती है? बहुत अच्छे। आर्यन ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली जैसे ही बाहर आई, उसका शरीर किसी जादू की तरह बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो एक छोटी बिल्ली से एक आदमकद खूंखार बाघ के आकार में बदल गई। उसके माथे पर एक काले रंग का राजा का निशान साफ उभर आया था। वो एक खूंखार जानवर बन चुकी थी। बाहर आते ही उसने सामने से दौड़ते हुए आ रहे एक ज़ॉम्बी पर छलांग लगा दी। पलक झपकते ही उसने उस ज़ॉम्बी की गर्दन अपने दांतों से उखाड़ फेंकी और बड़ी बेरहमी से उसके मांस को चीर कर खाने लगी। आर्यन ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि कयामत के इस दौर में जानवरों का म्यूटेशन इंसानों से बहुत तेज होता है। और ये कोई दिमाग से पैदल ज़ॉम्बी नहीं थी, बल्कि एक समझदार म्यूटेंट जानवर थी जिसके अंदर चेतना बची हुई थी। अब आर्यन का अगला लक्ष्य था अपनी शक्तियों को बढ़ाना। और शक्तियां बढ़ाने के लिए उसे चाहिए था म्यूटेंट राक्षसों के दिमाग में पाया जाने वाला क्रिस्टल। अभी कयामत को शुरू हुए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था। सड़कों पर जो ज़ॉम्बी घूम रहे थे वो बिल्कुल नए और कमज़ोर थे। उनके दिमाग में अभी कोई क्रिस्टल नहीं बना था। पर आर्यन जानता था कि कुछ खास किस्म के ज़ॉम्बी और जानवर बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। आर्यन इसी तलाश में आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली ज़ॉम्बी ने एक कार की छत से छलांग लगाते हुए सीधे आर्यन पर हमला कर दिया। ये ज़ॉम्बी आम लोगों से दुगना बड़ा था। इसके शरीर की मांसपेशियां फटी हुई थीं और इसके नाखून चाकुओं की तरह तेज थे। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे अपना शिकार मिल गया था। आर्यन ने अपनी शक्तियों को पुकारा, 7 महापाप, लालच और क्रोध। जैसे ही आर्यन ने अलालच की शक्ति का इस्तेमाल किया, उसके पैरों में रफ्तार के भेड़िए की ताकत आ गई। उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो हवा में एक धुंधली परछाई की तरह गायब हो गया। ज़ॉम्बी का हमला हवा में खाली गया। और फिर आर्यन ने क्रोध की शक्ति का इस्तेमाल किया। विनाशकारी गोरिल्ला की अपार ताकत उसकी बाजुओं में भर गई। आर्यन ज़ॉम्बी के ठीक पीछे हवा में प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ ज़ॉम्बी के सिर के बीचों बीच गाड़ दिया। ज़ॉम्बी का सिर एक पके हुए तरबूज की तरह फट गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। आर्यन ने अपनी तलवार से उस ज़ॉम्बी के भेजे को चीरा और वहां से एक चमकता हुआ लाल रंग का क्रिस्टल निकाल लिया। जैसे ही वो क्रिस्टल बाहर आया, दूर शिकार कर रहे उस सफ़ेद बाघ की नज़र उस पर पड़ गई। बाघ तुरंत दौड़ता हुआ आर्यन के पास आया और उस क्रिस्टल को देखकर बुरी तरह से लार टपकाने लगा। आर्यन ने बाघ को घूर कर देखा। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, अपनी नजरें कहीं और कर ले छोटे दोस्त, ये तेरे लिए नहीं है। आर्यन ने अपने कपड़ों से उस क्रिस्टल पर लगा गंदा खून पोंछा, एक गहरी सांस ली और बिना कोई हिचकिचाहट के उस क्रिस्टल को निगल लिया। क्रिस्टल गले से नीचे उतरते ही आर्यन के शरीर में एक धमाका सा हुआ। एक भयानक और गर्म ऊर्जा उसके सीने से उठकर उसके पूरे शरीर की नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। आर्यन को अपनी हड्डियां मजबूत होती हुई महसूस हुईं। उसकी मांसपेशियां और भी ज्यादा ताकतवर हो गईं। वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी 7 महापाप वाली शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज हो गई हैं। आर्यन ने आसमान में चमकते उस खूनी लाल चांद की तरफ देखा। चारों तरफ तबाही थी, चीखें थीं, खून था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। आर्यन ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, दुनिया वालों, तुम्हारी कयामत की शुरुआत हो चुकी है और इस नर्क के नए युग में आर्यन वापस आ गया है। आर्यन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई थी। उस क्रिस्टल की ताकत उसकी नसों में लावा बनकर बह रही थी। उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं और उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल चमक आ गई थी। दुनिया के इस नए नर्क में वो अब कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता मौत का देवता बन चुका था। उसने अपनी तलवार से टपकते हुए खून को झटकारा और पास ही खड़े उस विशालकाय सफेद बाघ की तरफ देखा। बाघ अभी भी जमीन पर पड़े उस क्रिस्टल वाले ज़ॉम्बी के अवशेषों को घूर रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बाघ की तरफ एक खौफनाक मुस्कान देते हुए कहा, चल मेरे दोस्त, अब हमारा यहां काम खत्म हुआ। अब वक्त आ गया है वापस लौटने का। अंजलि हमारा इंतजार कर रही होगी। बाघ ने एक हल्की सी गुर्राहट की, जैसे वो आर्यन की बात समझ गया हो। वो चुपचाप आर्यन के पीछे पीछे चलने लगा।
सड़कों का नज़ारा किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। आसमान से अभी भी बैंगनी रंग के आग के गोले बरस रहे थे। हर तरफ से इंसानों के चीखने, गाड़ियों के फटने और इमारतों के ढहने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ ही देर में आर्यन वापस उस आलीशान 5 स्टार होटल के सामने पहुंच गया। होटल के बाहर का नज़ारा भी बदल चुका था। खूबसूरत कांच के दरवाजे टूट चुके थे। लॉबी में चारों तरफ खून के छींटे और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। आर्यन भारी कदमों से होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। उसका बाग उसके बगल में किसी वफादार रक्षक की तरह चल रहा था। लॉबी में एकदम सन्नाटा छा गया। जो लोग अपनी जान बचाकर काउंटरों के पीछे और सोफों के नीचे छिपे हुए थे, वो अपनी सांसें रोककर आर्यन को देख रहे थे। आर्यन के कपड़ों पर ज़ॉम्बीज़ का काला खून लगा हुआ था और उसके हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। आर्यन ने अपनी ठंडी नज़रों से पूरे हॉल का जायजा लिया। आर्यन ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज़ में कहा, जो लोग जिंदा हैं वो अपने बिलों से बाहर आ जाएं। अभी बाहर का रास्ता साफ है। उसकी आवाज़ सुनकर लोग कांपने लगे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आर्यन ने एक खौफनाक हंसी हंसी। उसने अपनी तलवार की नोक जमीन पर रगड़ते हुए कहा, मैंने कहा, बाहर निकलो। क्या मुझे एक एक को घसीट कर बाहर निकालना पड़ेगा? ये सुनते ही लोगों की रूह कांप गई। धीरे धीरे डर से थर थर कांपते हुए लगभग 50-60 लोग लॉबी के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। इनमें कुछ अमीर व्यापारी थे, कुछ होटल का स्टाफ था और कुछ आम लोग। सबके चेहरों पर मौत का खौफ साफ लिखा था। आर्यन ने एक टूटे हुए सोफे पर पैर रखा और पूरी भीड़ को घूरते हुए बोला, तुम सबने बाहर का नजारा देख लिया है। दुनिया खत्म हो चुकी है। अब कोई नियम नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सरकार नहीं। बाहर हर कोने में ज़ॉम्बीज़ और खूंखार जानवर घूम रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारे गले की नसें काटना चाहते हैं। लोग और ज्यादा डरने लगे। कुछ औरतें सिसक सिसक कर रोने लगीं। आर्यन ने आगे कहा, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक सीधा और साफ रास्ता दिखा रहा हूं। अपना सारा सामान उठाओ और इस होटल से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। ये सुनते ही भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक आदमी ने हिम्मत करके आगे आकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने खुद अभी कहा कि बाहर मौत का नंगा नाच चल रहा है और तुम हमें कह रहे हो कि हम इस सुरक्षित होटल को छोड़कर बाहर जाएं? ये कैसा सीधा रास्ता है? आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, यही तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता है। बाहर जाओगे तो शायद भागकर अपनी जान बचा लोगे, लेकिन अगर इस होटल में रुकने की जिद की तो तुम्हारी मौत पक्की है। भीड़ में से एक मोटा और अमीर दिखने वाला आदमी गुस्से से लाल हो गया। वो शहर का एक जाना माना रईस था जिसे कयामत आने का अभी तक पूरा अंदाजा नहीं हुआ था। उस मोटे आदमी ने उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, तू कोई खूनी दरिंदा है क्या? बाहर भेजने में और हमें अपने हाथों से मारने में क्या फर्क है? तू होता कौन है हमें यहां से निकालने वाला? ये तेरी बपौती है क्या? उस आदमी की देखा देखी 2-4 लोग और चिल्लाने लगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पुलिस का इंतजार करेंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि ऐसे बेवकूफ लोगों को शब्दों से नहीं, खौफ से समझाया जा सकता है। आर्यन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, पुलिस? तुम अब भी उस दुनिया में जी रहे हो जो खत्म हो चुकी है? अगले ही सेकंड आर्यन अपनी जगह से गायब हो गया। हवा में सिर्फ एक खचाक की आवाज गूंजी। इससे पहले कि वो मोटा आदमी अपनी आंखें झपका पाता, आर्यन उसके ठीक सामने खड़ा था। आर्यन की तलवार उस आदमी की गर्दन को चीरते हुए आर पार निकल चुकी थी। आर्यन ने झटके से अपनी तलवार खींची। खून का एक फव्वारा छूटा और उस आदमी का कटा हुआ सिर जमीन पर किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। उसका भारी भरकम शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पूरी लॉबी में चीख पुकार मच गई। लोग पागलों की तरह पीछे हटने लगे। किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। एक आदमी ने जमीन पर गिरते हुए कांपती आवाज में कहा, इसने सच में उसे मार दिया। क्या इसे कानून का कोई खौफ नहीं है? दिन दहाड़े खून। आर्यन ने अपनी तलवार से टपकते खून को एक रुमाल से पोंछा और बहुत ही भयानक आवाज में बोला, कानून? किस कानून की बात कर रहे हो तुम? आज से इस नई दुनिया में मैं ही कानून हूं। मेरी बात ही आखिरी फैसला है। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और भीड़ की तरफ मौत वाली नजरों से देखा। उसने कहा, अब अगर कोई इस होटल में रुकना चाहता है तो वो शौक से रुक सकता है, पर उसकी सांसें इसी लॉबी में हमेशा के लिए रुक जाएंगी। तो क्या कोई रुकना चाहता है? भीड़ में अब कोई बेवकूफ नहीं बचा था। सब समझ गए थे कि यह लड़का बाहर घूमने वाले ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खूंखार राक्षस है। लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते, रोते और चीखते हुए होटल के दरवाजे की तरफ भागने लगे। महज 2 मिनट के अंदर वो पूरी लॉबी खाली हो गई। होटल अब पूरी तरह से आर्यन के कब्जे में था। लेकिन तभी आर्यन की नज़र एक कोने में पड़ी। वहां एक बहुत ही खूबसूरत और जवान औरत जमीन पर बैठी हुई थी और वो बहुत ही कातिलाना अंदाज में आर्यन को देख रही थी। वो औरत धीरे धीरे रेंगते हुए आर्यन के पैरों के पास आई। औरत ने बहुत ही नशीली और मिन्नत भरी आवाज में कहा, प्लीज प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। मुझे पता है बाहर जाना मौत है।
आर्यन के दिमाग में एक विशाल और खौफनाक काले ड्रैगन की दहाड़ गूंजने लगी। आर्यन का शरीर पसीने से भीग गया। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गईं। उसने अपने दांत पीस लिए। आर्यन ने मन ही मन खुद से कहा, नहीं, ये ट्रिपल एस ग्रेड शक्तियां मेरे दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। कामुकता का ये काला ड्रैगन मुझे कमजोर कर रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। आर्यन ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दी और अपने दिमाग में गूंज रही उस ड्रैगन की दहाड़ को दबा दिया। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे कम होने लगा। आर्यन ने बहुत ही नफरत और गुस्से से उस औरत की तरफ देखा। ये घटिया नाटक मेरे सामने मत कर। ये जगह तेरे जैसी औरतों के लिए नहीं है। अगर तुझे जिंदा बचना है तो पश्चिम दिशा की तरफ जा। वहां सेना का एक बेस कैंप बन रहा है। वो शायद बचे हुए लोगों को बचा रहे हैं। और अब मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना तेरी गर्दन भी धड़ से अलग कर दूंगा। औरत समझ गई कि यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो रोती बिलखती वहां से उठी और अपनी जान बचाकर होटल से बाहर भाग गई। अब होटल पूरी तरह से वीरान और शांत हो चुका था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने दिमाग की गहराइयों में उतर गया। उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही विशाल और खौफनाक शून्य था। उस शून्य में 7 विशालकाय और डरावने राक्षस मौजूद थे, जो 7 महापापों के प्रतीक थे। आर्यन की नजर क्रोध के प्रतीक उस विनाशकारी काले गोरिल्ला पर पड़ी। उस गोरिल्ला का आकार किसी पहाड़ जितना बड़ा था। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस गोरिल्ला के पूरे शरीर पर सैकड़ों चमकदार जादुई जंजीरें लिपटी हुई थीं। वो जंजीरें उसे पूरी तरह से हिलने नहीं दे रही थीं। आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्या ये जंजीरें देवताओं का कोई श्राप है? क्या ट्रिपल एस ग्रेड की ये शक्तियां पूरी तरह से आजाद नहीं हैं? मुझे लगा था कि मुझे इनकी पूरी ताकत मिल गई है, लेकिन ये जंजीरें मुझे इनकी सिर्फ थोड़ी सी ताकत ही इस्तेमाल करने दे रही हैं। इन राक्षसों को पूरी तरह आजाद करने के लिए मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। वो जानता था कि सफर अभी बहुत लंबा है। उसने सफेद बाघ को इशारा किया और दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। वो सीधा प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंचा, जहां अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही आर्यन को एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी कमरे के बीचों बीच खड़ी अंजलि के शरीर से एक बहुत ही तेज और पवित्र नीली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अंजलि हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई थी। उसकी आंखें, जो हमेशा बेजान और सफेद रहती थीं, अब उनमें सितारों जैसी चमक आ गई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अंजलि के शरीर में उसकी जादुई शक्तियां जागृत हो रही थीं। अंजलि के चेहरे पर दर्द और घबराहट के भाव थे। उसने हवा में ही अपने हाथ आगे की तरफ फैलाए। अंजलि ने दर्द भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, आर्यन, आर्यन, मुझे पकड़ो। मेरे दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। मेरा सिर फट जाएगा। आर्यन बिना एक पल की देरी किए तेजी से आगे बढ़ा और उसने अंजलि के कांपते हुए हाथों को कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही आर्यन के दिमाग में जैसे एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक आर्यन की आंखों के सामने भविष्य के खौफनाक नज़ारे बिजली की तरह चमकने लगे। उसने देखा कि आसमान से एक विशालकाय देवता नुमा राक्षस उतर रहा है। उसने देखा कि शहर मलबे में बदल चुका है। उसने वो सब कुछ देखा जो अगले कुछ दिनों में होने वाला था। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी आंखें फाड़कर अंजलि को देखा। आर्यन ने हैरानी से बुदबुदाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में तुम्हारी शक्ति सिर्फ एस ग्रेड की भविष्यवाणी थी। तुम सिर्फ भविष्य देख सकती थी। लेकिन ये तो डबल एस ग्रेड की भविष्य साझा करने वाली शक्ति है। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरे इस जन्म में वापस आने से और वक्त से पहले चीजों को बदलने से अंजलि की किस्मत भी बदल गई है? यह शक्ति तो भविष्यवाणी से भी 1000 गुना ज्यादा खौफनाक और ताकतवर है। इसका मतलब है कि अंजलि जो भी भविष्य देखेगी वो सीधा मेरे दिमाग में एक लाइव टेलीकास्ट की तरह चलेगा। मुझे बिना कुछ किए ही आने वाले हर खतरे का पहले से पता चल जाएगा। ये आर्यन के लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने जैसा था। अब वो और अंजलि मिलकर एक ऐसी अजय टीम बन गए थे जिसे कोई नहीं हरा सकता था। नीली रोशनी धीरे धीरे कम हुई। तुम्हारी ये नई शक्ति हमें इस नर्क में जिंदा रखेगी। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। तभी अंजलि की बेजान आंखें कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ी, जहां से एक भारी गुर्राहट की आवाज आ रही थी। अंजलि ने चौंक कर पूछा, आर्यन, कमरे में तुम्हारे अलावा और कौन है? ये किस चीज की आवाज है? आर्यन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने पीछे खड़े उस विशालकाय खूंखार सफेद बाघ की तरफ देखा, जिसके मुंह से अभी भी ज़ॉम्बी का खून टपक रहा था। आर्यन ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, अरे, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी बिल्ली को ले आऊंगा। मैं तुम्हारे स्नोई को ले आया हूं। बस बाहर की आबोहवा की वजह से वो थोड़ा सा, मतलब बहुत ही मामूली सा बड़ा हो गया है। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अंजलि ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। बाघ आर्यन को देखकर तो खूंखार रहता था, लेकिन अंजलि को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। वो एक पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ अंजलि के पास गया
और अपना भारी भरकम सिर अंजलि के छोटे से हाथों के नीचे रख दिया। अंजलि ने जैसे ही बाघ के मोटे और सख्त बालों को छुआ, उसे अंदाजा हो गया कि यह अब कोई छोटी बिल्ली नहीं रही। लेकिन बाघ अंजलि के हाथों के स्पर्श से इतनी मीठी आवाज में गुर्रा रहा था जैसे कोई छोटा सा प्यारा बच्चा हो। अंजलि ने मुस्कुराते हुए बाघ के माथे को सहलाया। अंजलि ने प्यार से कहा, मेरा प्यारा स्नोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। आर्यन ने यह नज़ारा देखकर चैन की सांस ली। आर्यन ने अंजलि के पास जाकर कहा, अंजलि, तुमने अभी अभी अपनी शक्ति पाई है। तुम्हें अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए और भी ज्यादा ताकतवर क्रिस्टल्स लेकर आऊंगा। आर्यन ने होटल की कांच की बड़ी खिड़की से बाहर देखा। नीचे सड़कों पर अब ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी। वो पागलों की तरह एक दूसरे को और बचे हुए इंसानों को खा रहे थे। आर्यन की आंखों में एक शिकारी वाली चमक आ गई। चलते चलते वो शहर के एक बड़े अंडरग्राउंड सुपरमार्केट के पास पहुंचा। तभी अंधेरे में दो खौफनाक लाल आंखें चमकी। एक भारी गुर्राहट से पूरी जमीन कांपने लगी। वो एक म्यूटेंट काला भालू था, लेकिन ये कोई आम भालू नहीं था। कयामत को आए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन ये जानवर इतनी तेजी से विकसित हुआ था कि ये अब लेवल 2 का राक्षस बन चुका था। इसका आकार किसी छोटे ट्रक जितना बड़ा था और इसके पंजे लोहे की तरह चमक रहे थे। भालू ने आर्यन को देखते ही एक भयानक दहाड़ मारी और अपनी पूरी ताकत से आर्यन पर झपट्टा मारा। आर्यन ने फुर्ती से छलांग लगाई और भालू का पंजा सीधे कंक्रीट के एक मोटे खंभे पर जा लगा। वो खंभा किसी कमजोर लकड़ी की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया। आर्यन की आंखें इस ताकत को देखकर चमक उठीं। आर्यन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, लेवल 2 का राक्षस, इसे मारना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मजा भी बहुत आएगा। भालू गुस्से में पागल हो गया। वो लगातार आर्यन पर अपने भारी पंजों से वार करने लगा। सुपरमार्केट की दीवारें और शेल्फ कागज की तरह उड़ रहे थे। आर्यन ने भालू के एक और वार से बचते हुए व्यंग्य कसा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे अंदर ताकत तो बहुत है मेरे दोस्त, लेकिन ये ताकत सिर्फ तुम्हारी जागीर नहीं है। आर्यन ने अपनी 7 महापापों की शक्तियों को जगाया। उसकी नसों में विनाशकारी गोरिल्ला और रफ्तार के भेड़िए की ताकत दौड़ने लगी। भालू ताकतवर था, लेकिन उसका शरीर इतना भारी था कि उसकी हरकतों में बहुत धीमापन था। आर्यन हवा में एक धुंधली परछाई की तरह मंडरा रहा था। आर्यन ने भालू की पीठ पर अपनी तलवार से एक गहरा वार किया। आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी ताकत का कोई फायदा नहीं अगर तुम मुझे छू ही ना सको। तुम्हारी मौत तो बस अब कुछ पलों का खेल है। अगले ही सेकंड आर्यन ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। पूरी ताकत और गति के साथ वो सीधा भालू के माथे पर जा गिरा। खचाक! तलवार भालू की खोपड़ी को चीरते हुए सीधे उसके दिमाग तक उतर गई। भालू की खौफनाक दहाड़ एक दर्दनाक चीख में बदल गई और उसका विशाल शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। आर्यन ने अपनी तलवार खींची और भालू के दिमाग से एक बड़ा चमकता हुआ लेवल 2 का क्रिस्टल निकाल लिया। ये आज की उसकी सबसे बड़ी जीत थी। पर तभी सुपरमार्केट के बाहर भारी गाड़ियों के रुकने और जूतों की तेज आवाजें आने लगीं। जैसे ही आर्यन खून से लथपथ होकर अपनी तलवार के साथ बाहर निकला, दर्जनों बंदूकें सीधा उसके सिर पर तन गईं। सेना का कमांडर आगे आया। वो आर्यन को देखकर हैरान था। कमांडर ने घूरते हुए पूछा, इस अंडरग्राउंड सुपरमार्केट के बाहर हजारों ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और अंदर एक खूंखार म्यूटेंट जानवर की आवाजें आ रही थीं। तुम जिंदा कैसे बचकर बाहर आ गए? आर्यन ने अपनी तलवार कंधे पर रखी और बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया। आर्यन ने बेपरवाही से कहा, अंदर जो भालू था वो अब मर चुका है और मैं जिंदा कैसे बाहर आया, ये मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कमांडर की भौहें तन गईं। उसे आर्यन का यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। कमांडर ने अपनी बंदूक का सेफ्टी कैच खोलते हुए धमकी दी, देख लड़के, सीधे सीधे जवाब दे, वरना हम तुझे भी एक ज़ॉम्बी समझकर यहीं गोलियों से भून देंगे। आर्यन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। आर्यन ने हंसते हुए चुनौती दी, तो चलाओ गोलियां, हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। तभी कमांडर के बगल में खड़े एक सिपाही की नजर आर्यन के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी एक डिवाइस निकाली जिसमें कुछ तस्वीरें थीं। सिपाही ने हकलाते हुए कमांडर से कहा, सर ये तो वही लड़का है, ये वही आर्यन है जिसे विशाखा मैडम ने पूरे देश में वांटेड घोषित किया है। इसी ने उनके भाई विक्रम की गर्दन काटी है। ये सुनते ही वहां खड़े सारे सिपाहियों के होश उड़ गए। कमांडर का चेहरा भी सख्त हो गया। कमांडर ने चिल्लाकर आदेश दिया, तो तुम ही हो वो कातिल? तुमने विक्रम को मारने की हिम्मत कैसे की? लड़कों, इसे चारों तरफ से घेर लो, इसे जिंदा पकड़ना है। आर्यन बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने 7 महापापों में से अपने सबसे खतरनाक राक्षस अहंकार की शक्ति का आह्वान किया। यह सोने और धातुओं को काबू करने की SSS ग्रेड शक्ति थी। अचानक आर्यन के शरीर से एक अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकली। सेना के जवानों के हाथों में पकड़ी हुई भारी बंदूकें अचानक उनके लिए किसी पहाड़ जैसी भारी हो गईं।
कुछ की बंदूकें मुड़कर टूट गईं तो कुछ के हथियार उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़े। सिपाही डर के मारे पीछे हटने लगे। एक सिपाही ने कांपते हुए कहा, ये कोई इंसान नहीं है। ये एक जादुई शक्ति वाला एस्पर है। कमांडर के पसीने छूट रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कयामत के पहले दिन ही किसी के पास इतनी खौफनाक शक्ति आ सकती है। आर्यन ने धीरे धीरे चलते हुए कमांडर की तरफ कदम बढ़ाए। आर्यन ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, मुझे सच में यकीन नहीं होता। दुनिया खत्म हो रही है, ज़ॉम्बीज़ लोगों को खा रहे हैं और विशाखा अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके मुझे पकड़ने के लिए सेना को भेज रही है। मानना पड़ेगा, उस डायन की पहुंच यहां राजधानी तक है। आर्यन कमांडर के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी ठंडी नजरें कमांडर के दिल में खौफ पैदा कर रही थीं। आर्यन ने सीधे कमांडर की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आज किस्मत अच्छी है और मेरा मूड भी ठीक है, इसलिए मैं तुम सबकी जान बख्श रहा हूं। वापस जाओ और अपनी उस घमंडी मालकिन विशाखा से कहना, अगर उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है तो वो छिपकर कुत्ते ना भेजे। उसे कहना कि वो खुद मेरे सामने है। चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। आर्यन ने उस सिपाही को ऐसे देखा जैसे कोई इंसान किसी भिन भिनाते हुए मच्छर को देखता है। आर्यन ने एक गहरी ठंडी सांस ली और निराशा से सिर हिलाया। आर्यन ने कहा, कुछ बेवकूफ़ों को कानून और मौत के बीच का फर्क समझ नहीं आता। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, पर अगर तुम्हें मौत के मुंह में जाने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अगले ही पल आर्यन ने अपनी उंगली से एक हल्का सा इशारा किया। सिपाही के बेल्ट में लगा हुआ लोहे का चाकू अचानक अपनी म्यान से खुद बाहर निकला और हवा में तैरते हुए बिजली की रफ्तार से उसी सिपाही के गले के आर पार हो गया। खून का फव्वारा छूटा और वो सिपाही जमीन पर तड़प कर शांत हो गया। कुछ देर बाद सेना के सुरक्षित बेस कैंप में वो कमांडर पसीने से लथपथ अपने सीनियर ऑफिसर के सामने खड़ा था। कमांडर ने कांपते हुए रिपोर्ट दी, सर, वो लड़का सच में वही है जिसने विक्रम को मारा है और वो कोई आम इंसान नहीं है। वो एक एस्पर है जो धातुओं को अपने इशारों पर नचा सकता है। उसने हमारे सामने खड़े खड़े एक सिपाही की जान ले ली। ऑफिसर ने अपनी मेज पर जोर से मुक्का मारा। ऑफिसर ने गंभीरता से सोचते हुए कहा, धातुओं को काबू करने वाला एस्पर। कयामत के इस दौर में सेना को ऐसे ही ताकतवर लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर यह कितनी अजीब बात है कि जिस इंसान की हमें तलाश होनी चाहिए वही इंसान विशाखा मैडम के भाई का कातिल है। ऑफिसर ने अपनी कुर्सी से उठकर एक सख्त आदेश दिया। ऑफिसर ने कहा, पूरे शहर में आर्यन के नाम का वांटेड पोस्टर जारी कर दो। जो कोई भी आर्यन के ठिकाने के बारे में सेना को पक्की खबर देगा उसे बिना किसी शर्त के हमारे इस सुरक्षित बेस कैंप में पनाह दी जाएगी। उधर आर्यन इन सबसे बेखबर वापस अपने होटल पहुंच चुका था। कमरे का दरवाजा खोलते ही अंजलि दौड़कर उसके पास आई। उसके चेहरे पर चिंता और सुकून दोनों थे। अंजलि ने घबराते हुए पूछा, तुम आ गए? सब ठीक तो है ना? बाहर बहुत बुरी हालत है। आर्यन के चेहरे पर अंजलि को देखकर एक नरमी आ गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। फिर आर्यन ने अचानक कहा, अंजलि, अपना मुंह खोलो। अंजलि थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने आर्यन पर पूरा भरोसा करते हुए अपना मुंह खोल दिया। आर्यन ने फुर्ती से एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल अंजलि के मुंह में डाल दिया। क्रिस्टल मुंह में जाते ही पिघल गया और एक गर्म ऊर्जा अंजलि के शरीर में दौड़ गई। अंजलि ने हैरान होकर पूछा, ये क्या था? तुमने मुझे क्या खिलाया? आर्यन ने अपना झोला मेज पर पलट दिया। उसमें से दर्जनों लाल रंग के चमकते हुए क्रिस्टल जमीन पर बिखर गए। आर्यन ने गर्व से कहा, यह कयामत का सबसे कीमती खजाना है अंजलि। म्यूटेंट राक्षसों के दिमाग से निकले हुए क्रिस्टल। मैंने आज शिकार करके 56 लेवल 1 के क्रिस्टल और एक लेवल 2 का क्रिस्टल जमा किया है। ये लेवल 2 वाला मैं रखूंगा। बाकी इन 56 क्रिस्टल्स को हम आधा आधा बांट लेते हैं। यह सुनकर अंजलि की आंखें भर आईं। कयामत के दौर में हर कोई अपनी जान और ताकत के लिए अपनों का खून बहा रहा था और आर्यन अपनी मेहनत की कमाई उसे आधा बांटने को कह रहा था। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। अंजलि ने प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं आर्यन, मुझे इतने सारे क्रिस्टल्स की जरूरत नहीं है। मैं बस 2-4 क्रिस्टल लूंगी जिससे मेरी थकावट दूर हो सके। तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत की जरूरत है। अंजलि ने आंखें खोलकर गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, उत्तरी इलाके में एक रिफाइनरी है। आने वाले समय में पेट्रोल और तेल पानी से भी ज्यादा कीमती होने वाला है। आर्यन की आंखें लालच से चमक उठीं। आर्यन ने अपनी तलवार वापस उठाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो जगह अब मेरी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूं। आर्यन हवा की तरह वहां से निकला और कुछ ही देर में शहर के उत्तरी इलाके में मौजूद उस विशाल तेल रिफाइनरी के बाहर पहुंच गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर वो रुक गया। रिफाइनरी पर पहले से ही कब्जे की जंग चल रही थी। वहां 2 गुट आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कुछ एस्पर्स थे जिनके हाथों से आग और पानी के कमजोर जादुई गोले निकल रहे थे, और दूसरी तरफ हथियारों से लैस खूंखार बदमाशों का एक बड़ा गिरोह था जिनके हाथों में 100 से ज्यादा भारी बंदूकें थीं। जमीन पर दर्जनों लाशें बिछी हुई थीं।
एक एस्पर ने घमंड में आकर चिल्लाते हुए कहा, ओए, हम जादुई शक्तियों वाले एस्पर हैं, इस कयामत के भगवान। ये तेल हमारा है, पीछे हट जाओ वरना राख कर देंगे। बंदूकधारी गिरोह के लीडर ने जोर से थूकते हुए कहा, भगवान के बच्चे, अपनी ये कमजोर जादूगरी कहीं और दिखा। हमारे पास 100 बंदूकें हैं, अभी तक कितनी लाशें गिर चुकी हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चुपचाप यहां से दफा हो जाओ वरना भून कर रख देंगे। तभी उन सबके बीच एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजी। आर्यन ने उन दोनों गुटों के बीचों बीच चलते हुए बहुत ही बेपरवाही से कहा, अरे अरे, लड़ क्यों रहे हो? ऐसा करते हैं, मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूं।